हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल फार्मेसी चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। इससे पहले इसके 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उनको प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं और पहला पार्ट तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, या आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट। क्या है? बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? तो जो भी खाना हम लोग खाते हैं उसी को बोलते हैं डाइट, ठीक है ना। आदमी जो खाना ले रहा है उसको बोलते हैं डाइट। और बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि उसी डाइट के अंदर, उसी खाने के अंदर वो सारे जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए। प्रॉपर अमाउंट में अगर हैं तो उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। और अगर क्या कहते हैं प्रॉपर अमाउंट में वो सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्बैलेंस डाइट, ठीक है ना। अब वो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स क्या है जो होना चाहिए, तो वो मेन क्या है, 7 है, ठीक है ना। 7 हैं मेन न्यूट्रिएंट्स, और भी हो सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा मतलब मेन है। और वो जो आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं जिनके बारे में डिटेल, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और आपका क्या हो गया, फाइबर्स, ठीक है, और वाटर। ये क्या है, आपके मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके डाइट में होना चाहिए, ठीक है ना। ये डाइट में अगर है तो उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस डाइट। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिसीज़, यानी अगर न्यूट्रिशन की कमी होती है तो उसकी वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मल न्यूट्रिशन डिसीज़। क्या बोलते हैं? मल न्यूट्रिशन डिसीज़। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से, प्रोटीन की कमी की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं। तो मेनली 2 बीमारियां होती हैं, एक होता है क्वाशियोकोर और दूसरा होता है मारास्मस, ठीक है। और दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। क्वाशियोकोर और मारास्मस में फ़र्क क्या है कि ये जो क्वाशियोकोर है ये जो प्रोटीन होता है, ठीक है ना, डाइटरी प्रोटीन है, जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं उस वाले प्रोटीन की अगर कमी होती है बहुत ज़्यादा तो जो बीमारी होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाशियोकोर। और मारास्मस क्या है, जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो आप पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों की जब सीवियर डिफिशियंसी होती है तो जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं मारास्मस। ये फ़र्क है दोनों में, ठीक है ना। इसमें सिर्फ क्या कहते हैं, जो डाइटरी प्रोटीन है उसकी सीवियर डिफिशियंसी होती है तो उसको बोलते हैं क्वाशियोकोर। और जो कहते हैं, और जो मारास्मस है उसमें जितने भी आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों की जब सीवियर डिफिशियंसी होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं मारास्मस, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है, तो क्या कहते हैं, इसमें आदमी की जो बॉडी है ना बहुत ज़्यादा वो पतली हो जाती है, ठीक है ना, एबनॉर्मली क्या है, थिन हो जाती है और कमज़ोर हो जाते हैं उसके बॉडी पार्ट्स, ठीक है। और क्या होता है, लेकिन जो उसके एंकल्स हैं, एंकल्स मतलब जो टखना जिसको बोलते हैं, जो मतलब नीचे वाला सबसे आपका जो जॉइंट होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एंकल। तो उसके अंदर सूजन हो जाता है, फीट के अंदर सूजन हो जाता है। और जो बेली होता है, बेली डांस वाला बेली जो होता है, स्टोमक की बात नहीं कर रहे, स्टोमक अंदर होता है, ये जो बाहर से दिखता है ना बेली, उसमें क्या होता है, आदमी के सूजन हो जाता है, इसलिए कि वहाँ पे फ्लूइड का रिटेंशन हो जाता है, फ्लूइड उसमें एक्यूमुलेट होने लगता है, जमा होने लगता है आके, तो वहाँ पे क्या होता है, इस वजह से सूजन हो जाता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो आदमी का वेट लॉस होने लगता है, आदमी की वेट यानी जो है वजन है वो घटने लगता है। और उसका जो आदमी का ग्रोथ है, बच्चा है तो उसका ग्रोथ क्या रुक जाता है, उसका वेट बढ़ता नहीं है। और क्या होता है, इम्यून सिस्टम आदमी का डिस्टर्ब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। और ऐसा आदमी जिसको ये बीमारी हो गई तो बहुत जल्दी क्या होता है, उसको इन्फेक्शन हो जाता है, वो बहुत जल्दी क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है वो आदमी। दूसरी बीमारी है मारास्मस। इसको मैंने बता दिया कि इसमें जब डिफिशियंसी होती है सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, ठीक है ना, और सीवियर डिफिशियंसी होती है तब होता है मारास्मस। और ये जो बीमारी होती है ज़्यादातर बच्चों को होती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो वही इसमें भी पहला वाला वही है, वेट लॉस होगा, ग्रोथ, और क्या कहते हैं इस जो क्या कहते हैं वेट गेन है वो स्टॉप हो जाता है। और नेचुरल कलर ऑफ स्किन एंड हेयर चेंज, ये इसमें एक अलग है कि जो आदमी का स्किन का नेचुरल कलर है और हेयर का जो नेचुरल कलर होता है वो चेंज हो जाता है और वो रस्ट पड़ जाता है। रस्ट का मतलब समझिए कि उसका जो असल कलर होता है वो माद पड़ जाती है, उसमें चमक बाकी नहीं रहती है, ठीक है ना। और क्या होता है, क्रोनिक डायरिया हो जाता है, यानी आदमी को लंबे समय तक डायरिया रहता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्रोनिक डायरिया। ये एक तो होता है एक्यूट डायरिया, यानी एकदम से होता है और आदमी को लगातार डायरिया होता है, यानी दिन में 5 बार 6 बार 8 बार। वो एक्यूट होता है, यानी वो जो बीमारी हुई वो धीरे धीरे डेवलप नहीं हुई, एकदम से हुई, ठीक है ना। वो बैक्टीरियल हो सकता है, इन्फेक्ट, और क्या कहते हैं अमीबा की वजह से हो सकता है। और जो क्रोनिक होता है मतलब धीरे धीरे डेवलप होता है और लंबे समय तक रहता है।
अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिसीजेज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ वाटर। वाटर की अगर कमी होती है तो कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो इसकी वजह से किडनी में स्टोन हो सकते हैं। किडनी स्टोन आपने पढ़ा ना, उसमें पथरी हो जाती है तो वो बीमारी हो सकती है। इट कैन कॉज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और इस अगर पानी की कमी हो रही है अपने मतलब बैलेंस डाइट के अंदर, आपके डाइट के अंदर, तो उसकी वजह से क्या बीमारी हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, ठीक है ना। यूरिनरी ट्रैक मतलब जो क्या कहते हैं, जहाँ से किडनी से लेके जो पेशाब के यानी यूरिन के बाहर निकलने का पूरा जो रास्ता है, जो वे है, उसी को बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इट कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हो जाता है, कब्ज हो जाता है। और क्या, इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट यानी बहुत सारे क्या कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर आयंस होते हैं, जैसे कि सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, ठीक है, तो उनकी कमी हो जाती है, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है। और क्या है, इट कैन कॉज हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, और इसकी वजह से क्या, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाएगा। हाइपोवॉल्यूमिक जैसे कि हमारे ब्लड का एक वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। पहले समझिए कि शॉक क्या होता है। शॉक का मतलब ये कि ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है ढंग से, समझ रहे हैं। उसके एक रीज़न क्या होगा कि ब्लड प्रेशर आपका मेंटेन नहीं, ब्लड प्रेशर एकदम लो हो गया। अब मान लीजिए आपका हार्ट जो ब्लड को पंप तो कर रहा है लेकिन वो यहीं तक आ रहा है, आगे जा ही नहीं पा रहा, चूँकि जब आपका ब्लड आगे जाता है पेरिफेरल टिश्यूज़ की तरफ तो उसको ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है। जहाँ पे मोटी मोटी नसें हैं वहाँ तो पहुँच जा रहा है ब्लड, लेकिन जहाँ पे पतली पतली नसें हैं, जहाँ पे कैपिलरीज हैं, वहाँ पे पहुँचाने के लिए एक प्रेशर चाहिए। अगर प्रेशर वो मेंटेन नहीं होगा, मान लीजिए 120 है नॉर्मली, अगर वो नहीं है मतलब आगे आपका 90 पे सिस्टोलिक, तो अब पता चला कि ब्लड हर जगह पहुँच नहीं पा रहा है। और भी कम हो गया तो फिर क्या होगा, ब्लड पूरी बॉडी में पहुँच नहीं पा रहा, मान लीजिए ब्रेन तक नहीं पहुँच पा रहा, आपके पैरों तक नहीं पहुँच पा रहा, आपके लंग्स तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो फिर आदमी के वो ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉक। और हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका जो ब्लड है वो 5 लीटर होना चाहिए, सपोज दैट 5 लीटर होना चाहिए, लेकिन वो 2 ही लीटर है, तो अब वो उसकी वजह से क्या है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो शॉक होता है उसको बोलते हैं हाइपोवॉल्यूमिक, यानी वॉल्यूम कम हो गया है। तो जो वाटर होता है ये वॉल्यूम को मेंटेन करके रखता है, तो अगर वाटर की कमी होगी तो क्या होगा, हाइपोवॉल्यूमिक हो जाए, तो क्या होगा, आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा, उसी को बोलते हैं हाइपोवॉल्यूमिक। और जो शॉक होता है उसकी वजह से उसको बोलते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, ठीक। और फिर ये जब होगा तो हाइपोटेंशन भी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो होगा, और इसकी वजह से वीकनेस आ सकता है, डिजीनेस होगा, आदमी को चक्कर आएगा, और उल्टी नोजिया होगा। नोजिया मतलब कि मतली जैसा आएगा, ठीक है ना, उल्टी जैसा उसका होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड्स। इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो पहले समझिए कि जंक फूड क्या होता है, डेफिनेशन क्या है जंक फूड की। तो जंक फूड्स आर दोज फूड आइटम्स विच आर लो इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जंक फूड्स वो फूड हैं जिनके अंदर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, वो क्या होते हैं, उसके अंदर बहुत थोड़े अमाउंट में होते हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बहुत थोड़े अमाउंट में होते हैं। एंड हाई इन अनहेल्दी कंपोनेंट्स, और उसके अंदर अनहेल्दी कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी जो कि हमको मतलब थोड़े अमाउंट में चाहिए लेकिन वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंक फूड बोलते हैं। ये समझिए कि वो खाना या वो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर क्या है, जो हमारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो बहुत थोड़े अमाउंट में हैं, और जो हमको थोड़ा ही चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसके अंदर मौजूद है, तो वो होता है जंक फूड। अब इसके इल इफेक्ट क्या है, इसके क्या नुकसान है, यानी क्या बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है ना, इनकी वजह से। तो एक क्या होगा, एपेटाइट से रिलेटेड है। तो जंक फूड की वजह से क्या होता है, आदमी की भूख कम हो जाती है, ठीक है ना, लॉस ऑफ एपेटाइट आप कह सकते हैं। इसकी वजह से ओबेसिटी हो जाएगी, आदमी क्या होगा, मोटा हो जाएगा। और क्या होगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है ना, कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकते हैं। खाना ना हजम होने वाली बीमारी हो सकती है, आदमी को खाना हजम नहीं हो रहा है। कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, बच्चे बहुत खाते हैं ना। कार्डियोवास्कुलर डिसीज यानी हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं आपको, ठीक है ना, इसकी वजह से। और क्या है, नर्वस सिस्टम भी इससे डिस्टर्ब होता है। हाई इनटेक ऑफ जंक फूड कैन अफेक्ट दी नर्वस सिस्टम, इसकी वजह से नर्वस सिस्टम भी हमारा डिस्टर्ब हो सकता है। ऐसे इसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाता है, ठीक है ना। डायबिटीज़ तो जानते ही होंगे आप, डायबिटीज़ जिसको शुगर बोला जाता है, टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। इसकी वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, ठीक है ना, जिसको LDL बोलते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब ये लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, ये सब क्या होता है, ये बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, ठीक।
एक टॉपिक है न्यूट्रिटिव एंड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वेरियस फूड। ये कह रहे हैं जो अलग अलग फूड्स होते हैं, अब कोई फूड मेंशन नहीं है आपकी बुक के अंदर, ठीक है ना, मतलब सॉरी, अब कोई भी क्या कहते हैं फूड मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में कि किन फूड्स के बारे में आपको पढ़ना है, कि उसके अंदर कितना न्यूट्रिएंट्स मिलता है और कितना उसका कैलोरीफिक वैल्यू है, ठीक है ना, कितनी एनर्जी उससे हमको मिलती है। ये कोई सा भी मतलब फूड मेंशन किया होता तो उसका पढ़ाया जाता आपको। अब कौन सा पढ़ाया है समझ में नहीं आ रहा मेरे, तो आप ना अपने बुक में से देख लीजिएगा। और उसमें क्या है कि मतलब किस, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बादाम है, तब उसके बादाम के अंदर कितना ज़्यादा कैलोरिक वैल्यू होता है, किसमें उसमें कितना फैट होता है, कितना उसके अंदर आपको विटामिन मिल जाते हैं, कितने प्रोटीन्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आती है उसके कैलोरीफिक और न्यूट्रिटिव वैल्यू के अंदर, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैरीज 4 कैलोरी या किलो कैलोरी, ठीक है। तो एक जो ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर है हमारे पास तो उसके अंदर कितना कैलोरी होता है, तो उसके अंदर कितना होता है 4 कैलोरी होता है। ऐसे ही अगर हमारे पास प्रोटीन है तो उसके अंदर भी कितना होता है 4 कैलोरी होता है। और अगर 1 ग्राम फैट हमारे पास तो उसमें से हमको कितना कैलोरी मिलता है, उसमें हमको मिल जाता है 9 कैलोरीज, ठीक है ना। अब एक चीज़ और कि 10% टू 35% ऑफ कैलोरीज शुड कम फ्रॉम प्रोटीन। अब ये जो हम लोग कैलोरीज होती है हमारी बॉडी में, जो एनर्जी हम लोग लेते हैं, तो प्रोटीन से हमको कितना मिलना चाहिए, यानी हम लोग ऐसा खाना खाएं जिसके अंदर प्रोटीन इतनी मात्रा में हो कि उससे हमको मतलब 10 से 35% कैलोरी मिल जाए, ठीक है ना। और ये 10% से 35% का कितना होता है तकरीबन, तो 250 से 875 कैलोरीज, ठीक है ना। ये हमको डेली रिक्वायरमेंट होती है जो हमको प्रोटीन से मिलना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और जो फैट होता है तो उससे कितना हमको मिलना चाहिए, तो 20 से 35% इससे हमको कैलोरीज मिलती है, यानी हमारी बॉडी जो एनर्जी बनाती है तो इतना इससे बनाती है, ठीक है ना, फैट से। और वो कितना होता है, तो 500 से लेके 875 कैलोरीज तक, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, 2 नंबर के 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है डेफिनेशन इसका। तो फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड क्या होता है, ये पूछता है कि डिफाइन फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड या फोर्टिफिकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू एनी फूड। अब ये आप न पूछिएगा कि ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक। तो फोर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से एक या ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं किसी खाने के अंदर। जैसे कि मान लीजिए आप खाना लेके आए, उसमें नमक कम होता है तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा नमक और मिला लेते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप नमक मिला लेते हैं तो आपका क्या कहते हैं वो एक खाना अच्छा सा हो जाता है। ऐसे ही कोई खाना है, कोई फूड है जिसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो मिस हो रहा है, उसके अंदर बहुत थोड़े अमाउंट में या नहीं है, तो उसको हम लोग उसमें मिला दें तो वो क्या हो जाता है, फोर्टिफिकेशन हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई खाना है, उसके अंदर क्या कहते हैं विटामिन की कमी है, आपने उसके अंदर विटामिन मिला दिया, ठीक है ना, विटामिन मिला दिए उसमें, तो वो क्या हो गया, फोर्टिफाइड हो गया, वो फूड क्या हो गया, फोर्टिफाइड हो गया, ठीक है। या कोई खाना ऐसा जिसके अंदर मतलब सारी चीज़ें हैं लेकिन कोई मिनरल्स उसमें नहीं है, ठीक है ना, आप खाना खा रहे हो उसमें मिनरल्स नहीं है। या कोई खाना बनाया जा रहा है जैसे कि पैक्ड फूड आते हैं बहुत सारे, तो उसके अंदर मान लीजिए मिनरल्स की कमी हो रही है तो उसके अंदर कोई मिनरल ऐड कर दिया गया। मान लीजिए चिप्स है, चिप्स बना रहे उसके अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं लेकिन उसके अंदर मिनरल्स नहीं आ रहे, मिस हो रहे हैं, तो उसके अंदर मिनरल्स मिला दिए। या विटामिन नहीं है तो विटामिन मिला दिए। या कभी ऐसा होता है कि किसी एरिया के अंदर लोगों के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा कमी होने लगती है, तो सरकार क्या करती है, मतलब जैसे कि मान लीजिए राशन भिजवाती है सरकार वहाँ पे, या जो भी तरीका हो, तो वो क्या करते हैं उसके अंदर वो वाला मतलब जो चीज़ की उस एरिया के अंदर या उस पॉपुलेशन के अंदर जिस चीज़ की कमी हो रही है उसको क्या है उसके अंदर मिलवा दिया जाता है। तो एक ये होता है फोर्टिफिकेशन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मिल्क है, तो मिल्क इज़ फोर्टिफाइड विद द विटामिन डी। अब जैसे कि दूध पी रहे हैं तो दूध के अंदर विटामिन डी नहीं होता है, तो उसके अंदर क्या किया जा रहा है, विटामिन डी को मिला दिया जा रहा है, तो ठीक है ना। तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये जो मिल्क है वो क्या हो गया, फोर्टिफाइड हो गया, किसके जरिए से, विटामिन डी से, ठीक है ना। तो विटामिन डी से हमने उसको फोर्टिफाइड कर दिया। अब उसके अंदर जो इसकी कमी थी मतलब विटामिन की, उसके अंदर जो विटामिन डी की कमी थी वो क्या हो गई, पूरी हो गई अब, ठीक है ना।
अब ये जो फूड है ना, इसको मतलब क्या कहते हैं, अपने घर पे भी आप फोर्टिफाइड कर सकते हैं। ऐसे ही क्या है, ये स्टेट लेवल पे होते हैं और कंट्री लेवल पे भी फोर्टिफाइड होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे ये सरकार करती है, देखती है कि मतलब मान लीजिए अपने कंट्री के अंदर लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी हो रही है, तो वो ऐसा खाना मतलब प्रोवाइड कराए या कोई भी ऐसी चीज़ प्रोवाइड कराए, या जैसे कि मान लीजिए जो तेल आ रहा है, हर आदमी तेल खरीद रहा है, तो उसके अंदर विटामिन डी की मान लीजिए लोगों के अंदर कमी हो रही है, तो विटामिन डी मिलवा दिया, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से उसको फोर्टिफिकेशन किया जाता है। अब इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज होते हैं, मैंने 2 यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है ना, और भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 आपको याद रहना चाहिए। डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज फॉर फूड फोर्टिफिकेशन, ठीक है ना। फूड को फोर्टिफिकेशन करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज होते हैं। एक उसमें आता है बायो फोर्टिफिकेशन। क्या है बायो फोर्टिफिकेशन? इन दिस प्रोसेस क्रॉप्स आर फोर्टिफाइड बाय ब्रीडिंग और बायोटेक्नोलॉजी। अब ये जो बायो फोर्टिफिकेशन है, इसमें क्या होता है, तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो क्रॉप्स होते हैं, जो फसलें होती हैं हमारे, ठीक है ना, जो पौधे हैं, मान लीजिए गेहूं है या धान की फसल है या बाजरा है, मक्का है, जौ है, ठीक है ना, दाल वगैरह हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, उनको मतलब ब्रीडिंग कराया जाता है। ब्रीडिंग करने का आपका एक प्रोसेस होता है कि इन जो फसलें हैं इनको क्या है, ब्रीडिंग कराया जाता है, या तो फिर बायोटेक्नोलॉजी के जरिए से। बायोटेक्नोलॉजी के जरिए से, अब ये बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये मतलब एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें मतलब सेल लेवल पे जाके उसके अंदर मतलब चेंजिंग किया जाता है, कुछ मिलाया जा रहा है, कुछ निकाला जा रहा है, ठीक है ना। तो ये पूरी टेक्नोलॉजी होती है, एक बहुत इतनी मोटी किताब आती है ये बायोटेक्नोलॉजी। आप एक इतना छोटा सा वर्ड दिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत वास्ट एक क्या कहते हैं सब्जेक्ट है, बहुत मोटा सब्जेक्ट। इतनी मोटी तो इसकी किताब बिकती है, बायोटेक्नोलॉजी खरीदने जाएंगे आप, ठीक है। तो क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके, ये प्रोसेस करके उसके अंदर जो मतलब किसी चीज़ को ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, गोल्डन राइस आता है, एक चावल आता है जिसको गोल्डन बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या किया गया, आयरन को मतलब इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको आयरन उसके अंदर ऐड कर दिया गया। अब जो वो क्या कहते हैं चावल है उसको उगाया जा रहा है, तो उसके अंदर आयरन मतलब ऑटोमेटिकली आ जा रहा है, ठीक है ना। अब उसको एक बार उगाया गया, फिर उगाया, हमेशा उसके अंदर आयरन आ गया, इसलिए कि उसके जीन के अंदर चेंज करके उसके अंदर आयरन को डाल दिया गया है। ऐसे जो आपने देखा होगा लाल वाला आलू आता है जिसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं, उसके अंदर आयरन मतलब क्या क्या मिला दिया गया है। ऐसे उसके अंदर जिंक है और विटामिन ए को मतलब क्या करते हैं, मतलब उसके अंदर मतलब फोर्टिफाइड कर दिया गया, उसके अंदर ऐड कर दिया गया है, ठीक है। ऐसे क्या कहते हैं, जो कॉर्न आता है आपका और वीट आता है, उसके अंदर जिंक को और विटामिन ए को क्या किया गया है, ऐड कर दिया गया है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि जितने भी हैं, बल्कि मतलब इसकी आती है, बिकते हैं बाकायदा कि हाँ ये वाला क्या फोर्टिफाइड है, आप उसको बोएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें पहले से एडेड मिलेंगी। वो महंगा आएगा क्योंकि उसके पीछे एक पूरी टेक्नोलॉजी काम करती है, पूरी कंपनी काम करती है, तो उसमें पैसा भी लगता है, ठीक है। दूसरा होता है माइक्रोबियल फोर्टिफिकेशन। माइक्रोबियल फोर्टिफिकेशन क्या है कि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है फोर्टिफिकेशन के लिए, ठीक है ना, इतना याद रखिए। फोर्टिफिकेशन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है, और उसमें भी क्या होगा कि ये कोई चीज़ को ऐड किया जाएगा, ठीक है ना, किसी न्यूट्रिएंट को। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहे तो उसको बोलते हैं माइक्रोबियल फोर्टिफिकेशन। अब एक टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर, इंट्रोडक्शन टू फूड सेफ्टी। तो फूड सेफ्टी क्या है, तो फूड सेफ्टी का मतलब समझिए कि फूड हाइजीन, यानी जो भी खाना आप तक पहुंचाया जा रहा है, जो भी फूड पैक्ड फॉर्म में हो, वो कच्चा हो या पका हुआ हो, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए दाल वगैरह, सब्जी वगैरह जो भी आप तक पहुंचाई जा रही है, तो वो क्या होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, यानी साफ सुथरी होनी चाहिए, उसके जरिए से कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो फूड सेफ्टी इन्वॉल्व्स मेथड्स, प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज। इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं फूड सेफ्टी के अंदर। क्या इन्वॉल्व होते हैं, क्या मेथड्स, यानी आप कोई भी खाना बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, चाहे पैक्ड फूड्स हों या अनपैक्ड फूड्स हों, ठीक है ना, आप उनको उगा रहे हैं, तो उसमें क्या है, जो मेथड्स आप यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं, वो सेफ़ होने चाहिए। ऐसे उसके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाएँ गवर्नमेंट के तौर पर, ताकि ये जो मेथड और प्रोसीजर वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं किसी भी फूड को मतलब सर्व करने के लिए, तो वो सब सेफ़ होना चाहिए, ठीक है ना। तो उनको इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं हैंडल करना चाहिए, या प्रिपेयर करना चाहिए, या स्टोर करना चाहिए, फूड की वजह से कोई बीमारी ना हो। समझ में आ रही बात। फूड सेफ्टी अब क्या है, सीधे सीधे समझिए कि फूड सेफ्टी क्या है। तो फूड सेफ्टी के अंदर वो सारे मेथड्स, वो प्रोसीजर्स और वो पॉलिसीज़ आ जाती हैं जो इस बात को यकीनी बनाती हैं, ठीक है ना, इस बात को इंश्योर करती हैं कि फूड की वजह से, यानी फूड जो सर्व किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, उसकी वजह से कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। उसको बोलते हैं फूड बोर्न इलनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या मेथड्स हो सकते हैं,
सेफ्टी के लिए। तो एक तो क्या है, कंटामिनेशन शुड बी अवॉइडेड, यानी किसी भी तरीके का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी कोई इसके अंदर उल्टी सीधी चीज़ें नहीं मिलना चाहिए। ऐसी क्या है, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाया जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए खाने पैक होके आ रहे हैं, बर्गर आ रहा है, पिज्ज़ा आ रहा है, या कच्चे या रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, दाल चावल आ रहे हैं, बिकते हैं, तो वो सारे भी क्या है, मतलब वो कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, और क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं होना चाहिए। ऐसे क्या है, अगर मतलब पैक्ड फूड्स हैं, बने बनाए फूड्स हैं, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होना चाहिए। प्रिजर्वेटिव्स आप पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं फार्मास्यूटिक्स के अंदर, ठीक है ना। प्रिजर्वेटिव्स ये है कि जो मतलब चीज़ों को ख़राब होने से रोकते हैं, तो उसके अंदर वो यूज़ होना चाहिए ताकि वो चीज़ें ख़राब ना हो, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट ना हो, ग्रोथ ना हो उनका। ऐसे इट शुड बी स्टोर्ड इन ए सुइटेबल टेम्परेचर, और उनको ऐसे टेम्परेचर में मतलब क्या कहते हैं स्टोर करना चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो, उनकी जो एफिकेसी है वो बची रहे। अब एक टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर, इंट्रोडक्शन टू अडल्ट्रेशन ऑफ फूड। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड क्या होता है, तो सीधा सीधा इसका मतलब ये होता है कि फूड के अंदर मिलावट कर देना, ठीक है ना, फूड के अंदर मिलावट कर देना। ये टॉपिक आप फार्माकोग्नोसी में डिटेल में पढ़ चुके होंगे, मैंने अपलोड भी कर रखा है, ये आप आगे पढ़ लेंगे, दूसरा या तीसरा चैप्टर है उसका, ठीक है ना। तो फूड अडल्ट्रेशन का मतलब ये है कि फूड के अंदर कोई भी खाना है, उसके अंदर कोई घटिया चीज़, कोई ख़राब चीज़, अनयूज क्या कहते हैं यूजलेस चीज़, यानी जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार की चीज़ उसके अंदर ऐड कर दिया गया, तो उसको बोलते हैं अडल्ट्रेशन ऑफ फूड। अब ये जानबूझ के भी हो सकता है और क्या है अनजाने में भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अडल्ट्रेशन ऑफ फूड ज़्यादातर क्या है जानबूझ के किया जाता है पैसा कमाने के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए एक क्विंटल चावल है, अब उसके अंदर 2 किलो, अब मान लीजिए 1 क्विंटल चावल है, उसके अंदर 2 किलो क्या है मतलब उल्टी सीधी चीज़ें मिला दी, जो मतलब 1 रुपया किलो भी नहीं बिकती हैं। अब चावल की कीमत मान लीजिए 1 किलो चावल की अगर कीमत 50 रुपये है या 25 रुपये है, तो 50 रुपया बन गया। जो बड़े क्या कहते हैं बिजनेसमैन होते हैं, उनका कारोबार तो मतलब क्विंटल में क्या हज़ारों क्विंटल में होता है, तो अब उनको मान लीजिए हर क्विंटल के अंदर उनको 50 रुपये बचा रहे हैं, तो कितना बच जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से मतलब एडल्ट्रेशन होता है। आप देखेंगे मटर आता है, तो मटर के अंदर उसमें छोटी छोटी लकड़ी सी रहती है, उसका क्या मतलब, वो एक तरीके का अडल्ट्रेशन होता है, समझ रहे हैं ना। और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे आप, तो वो अडल्ट्रेशन अलग अलग तरीके से किया जाता है, बहुत सारे चीज़ों को लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक। तो अडल्ट्रेशन क्या होता है, तो फूड के अंदर कोई भी सब्सटीट्यूशन हो जाए। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कि एक चीज़ की जगह पे दूसरी चीज़ को रख देना, ठीक है ना। तो स्पूरियस खराब, इन्फेरियर घटिया, डिफेक्टिव, यूजलेस सब एक ही चीज़ें हैं, या हार्मफुल सब्सटेंस को जेन्युइन के साथ में अगर मिला दिया गया। जेन्युइन मान लीजिए 1 किलो है, 1 किलो में से 100 ग्राम अच्छा वाला निकाल लिया गया और उसकी जगह पे 100 ग्राम क्या है खराब चीज़ उसके अंदर मिला दिया गया। इसका एग्जाम्पल क्या है, एडिंग वाटर टू मिल्क, ठीक है ना, कि क्या कहते हैं जो दूध है उसके अंदर पानी मिला दिया गया, तो वो भी एक तरीके का अडल्ट्रेशन होता है, ठीक। ऐसे ही एग्जांपल क्या है कि जो हनी होता है उसके अंदर शुगर चीनी मिला दिया जाता है, कहता है असली 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 हनी लेके चिल्लाते हैं ना, असली वाला उसके अंदर शुगर मिला रखा है। ऐसे घी के अंदर अडल्ट्रेटेड डालडा मिला दिया जाता है, ठीक है ना। डालडा घी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, डालडा ये मतलब वनस्पति जिसको बोलते हैं, तो ये तो मतलब मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है, और असली घी जो मतलब दूध दही से निकाला जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे अडल्ट्रेशन हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्या पाउडर वगैरह मिला दिया जाए मसालों के अंदर। तो वीडियो को यहीं पे अब कंप्लीट करते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट में जितना बचा होगा उसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए, सारे पीडीएफ चाहिए, और आपके एग्ज़ाम अभी दूर हैं, ठीक है ना, आपके एग्ज़ाम बिल्कुल मतलब इसी मंथ में दिसंबर में या जनवरी में न हो, मैं ये 2023 की बात कर रहा हूँ, ये उन्हीं के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये अभी मैं जो बात कर रहा हूँ कि मतलब आपको नोट्स चाहिए अगर, तो अगर आपका एग्ज़ाम इधर दिसंबर में या जनवरी में फरवरी में नहीं है बल्कि और आगे है, तो आप इसी हमारे नंबर पे, अगर आपको पीडीएफ चाहिए सारे सब्जेक्ट के, इसलिए कि कुछ सब्जेक्ट के कंप्लीट हो चुके हैं, फार्माकोग्नोसी कंप्लीट हो चुका है, फार्मास्यूटिक्स के 5 चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है ना, और भी सब्जेक्ट के 4-5 हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, पैड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मेरा नंबर है 9694480523, ठीक है ना, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आपको 100 रुपीज़ पे करना है। अब अलग से फ़ोन करके ना पूछना सर इसी नंबर पे करना है क्या, इसी नंबर पे पे करना है, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे मतलब स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको पेड ग्रुप के अंदर जोड़ दिया जाएगा। और जैसे जैसे मैं सिलेबस कवर करता रहूँगा, आपको क्या है आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है ना। जैसे जैसे पीडीएफ बनते रहेंगे आपको पैड ग्रुप के अंदर मैं पे करता रहूँगा। और जिन लोगों का एग्ज़ाम क्या कहते हैं, अब जो लोग इस वीडियो को
2023 के बाद 2024 में देख रहे हैं, 2025-26 में देख रहे हैं, तो वो 100 रुपीज़ न पे करें, बल्कि पे करने से पहले इसी व्हाट्सअप नंबर पे एक बार मैसेज करके ज़रूर पूछना सर इस साल फीस कितनी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हर बार हमेशा 100 रुपये ही फीस रहेगी इस PDF की, इसलिए कि सारी चीज़ें महंगी होती रहती हैं तो वो भी महंगी होंगी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है कि 2023 में 125 रुपये की हो जाए, 2024 में 125 रुपये हो जाए, 2025 में 125 ही रहे, हो सकता है 2026, 27, 28 में जाके बढ़ जाए, ठीक है ना। तो ज़रूर आप जब वीडियो देखें तो 2023 के अलावा जिस भी आप सन में देख रहे हैं तो एक बार कंफर्म ज़रूर कर लीजिए मैसेज पे कि सर इस बार हमको फर्स्ट ईयर का PDF लेना है तो उसकी क्या प्राइस है, ठीक है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।